वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। ये उन दिनों की बात है जब हाईवे पर डाके बहुत पड़ा करते थे। हमारे एक कज़िन साहिर की बात हैदराबाद में पक्की हुई थी। मंगनी की रस्म अदा करने हमें हैदराबाद जाना था। अम्मी कहने लगी, वो रास्ता कुछ ठीक नहीं, लड़कियों को नहीं ले जाते, बस बड़े जाकर रस्म अदा कराते हैं। हम सब लड़कियों ने शोर मचाया, वाह ये कैसे हो सकता है, साहिर भाई की मंगनी और हम शरीक ना हों। खैर, तय किए हुए दिन सुबह 9 बजे हम 2 सूटकेस और बैग वगैरह लिए रवाना हुए। दुल्हन के जेवर और कपड़े वगैरह सूटकेस में थे। शहर की हद से निकलकर बस वीरान इलाके से गुजर रही थी। दोनों तरफ दूर दूर तक ऊंचे नीचे टीलों और जंगली झाड़ियों के सिवा कुछ नहीं था। अचानक एक झटके से बस रुक गई। ड्राइवर ने मुसाफिरों को नीचे उतरने के लिए कहा। कंडक्टर और ड्राइवर कुछ देर बस को ठोक बजाकर देखते रहे। थक्के भी लगाए गए, मगर बस स्टार्ट नहीं हुई। आखिर ड्राइवर ने कह दिया कि आप किराया वापस ले लीजिए और दूसरी गाड़ी में चले जाइए। कराची से बसें भर भर कर आ रही थीं। एक एक दो दो की टोली में जो मुसाफिर थे वो चले गए। हम लोग ज़्यादा थे, हमें बस में उतनी जगह नहीं मिल रही थी कि सब बैठ सकें। बस सबके जाने के बाद सिर्फ हम लोग वहाँ रह गए। दुल्हन के घर का पता सिर्फ भाईजान और जाहिद भाई को था। बस यही 2 मर्द और 2 औरतें यानी अम्मी और ममानी थीं। बाकी सब लड़कियाँ और बच्चे थे। बस के इंतज़ार में दोपहर के 2:30 बज गए। बच्चे भूख से परेशान थे। सभी निढाल से खराब होने वाली बस के अंदर सीटों पर बैठे और लेटे थे कि दूर मैदान से एक जीप हमारी तरफ आती दिखाई दी। हम हैरान कि ये जीप अचानक कहाँ से आ गई। यूँ लगता था जैसे ज़मीन से उगाई हो। किसी ने कह दिया कि ये डाकुओं की जीप ना हो। मारे डर के हम लड़कियों ने तो रोना शुरू कर दिया। ममानी और अम्मी जल्दी जल्दी दरूद शरीफ पढ़ने लगीं। अम्मी कहने लगी, मैं इसीलिए मना कर रही थी लड़कियों को लाने के लिए, खुदा न ख्वास्ता कुछ हो गया तो। जीप की अगली सीट इतनी ऊंची थी कि सिर्फ ड्राइवर की सीट पर बैठा आदमी नजर आ रहा था। पीछे और कौन बैठा है ये दिखाई नहीं दे रहा था। डर के मारे हमारा बुरा हाल था कि अभी डाकू आकर पिस्तौल तान लेंगे। मगर जब जीप करीब आई तो इत्मीनान हुआ कि सिर्फ वही आदमी जीप में है। कुछ ही देर में जीप करीब आकर रुक गई। ये एक अजीब बात थी कि जीप में बैठे हुए शख्स के कपड़े और बाल भीगे हुए थे, जैसे वो बारिश में ड्राइविंग करता हुआ वहां पहुंचा हो, जबकि दूर दूर तक बारिश का कोई पता नहीं था। भाईजान और जाहिद भाई जीप के करीब गए। वो शख्स जीप से उतरे बगैर बोला, क्या बस खराब हो गई? जी हाँ, बहुत देर से हम परेशान हैं। बच्चे भूख से अलग तंग हैं, भाईजान ने जवाब दिया। वो कहने लगा, यहाँ से होटल तो बहुत दूर है, ये लोग कुछ चीज़ें हैं, बच्चों को खिला दो। उसने मिठाई का एक छोटा डब्बा आगे बढ़ाया। डब्बे में कुछ लड्डू और बालूशाहियाँ थीं। 2 बड़े पपीते भी बराबर की सीट पर रखे थे। लो ये भी बच्चों को खिला दो। वो पपीते भी उठाकर देते हुए बोला, ये खा लो तो फिर मैं तुम लोगों को होटल छोड़ आऊं। बच्चे तो उन चीज़ों पर यूं टूट पड़े जैसे कभी देखी ना हो। पानी बस के वाटर कूलर से मिल गया था। मेरे सर में तेज़ दर्द था। मैं खिड़की से सर टेके बैठी थी और ठीक खिड़की के साथ जीप खड़ी थी। मुझे उस अजनबी की आंखें बड़ी अजीब लगीं, सीधी, सपाट, बगैर किसी जज्बे के, बिल्कुल ठंडी सी। लड्डू तो बड़े मज़े के लग रहे हैं, देखें टेस्ट में कैसे हैं? भाईजान ने आधा लड्डू मुंह में रखते हुए कहा। वो बोला, अच्छे कैसे नहीं होंगे, असली घी के बनवाए हैं। आज मंगनी है मेरी, अपने दोस्त के लिए मिठाई ले जा रहा हूँ। ओहो, तो फिर आप जाइए, भाईजान ने कहा, आपको देर हो जाएगी, हम कोई और गाड़ी देख लेंगे। वो धीरे से हंसा, अजीब सी हंसी।
अरे, मंगनी करने मेरे घर वाले जाएंगे, मैं तो नहीं। और फिर आप लोग सैयद साहब जो कि मेरे नाना थे, के घर वाले हैं ना। मैं आप लोगों को मुसीबत में छोड़कर चला जाऊं? तौबा तौबा। वो कानों को हाथ लगाने लगा। लानत है मेरी जिंदगी पर। भाईजान ने पूछा, आप जानते हैं उन्हें? कैसे नहीं जानूंगा, मैं तो खादिम हूं उनका, वो मेरे मुर्शिद हैं। हमने सोचा नाना जान के ढेरों मुरीदों में से कोई होगा और उसने हमें भी देखा होगा। बहरहाल हम सब उसकी जीप में लद कर होटल तक पहुंच गए। वो बाहर ही से चला गया। अभी हम होटल में चाय वगैरह पी ही रहे थे कि बाहर से जाहिद भाई भागता हुआ आया कि 2 बसों में थोड़ी थोड़ी जगह है, जल्दी से चलो। एक बस में भाईजान के साथ बैठ जाइए, एक में मेरे साथ। हम लोग चाय छोड़ छाड़ कर जल्दी से उठ लिए। फिर हम होटल से निकलकर जैसे ही बस में सवार हुए, बस चल दी। हम लोग बेफिक्र हो गए कि चलो, जगह तो मिल गई। थोड़ी दूर बस चली तो कंडक्टर टिकट लेने आया। हमने कह दिया पीछे है। वो बोला, पीछे तो किसी ने टिकट नहीं लिया। जो साहब आप लोगों को बस में चढ़ा रहे थे वो तो वहीं उतर गए। अब तो पीछे मुड़कर देखा तो न जाहिद भाई न भाईजान। हमारी तो जान ही निकल गई। ये हमें बाद में मालूम हुआ था कि भाईजान कंडक्टर से कहकर बाथरूम गए थे, मगर शायद उसने सुना नहीं और बस चल पड़ी। हम 5 लड़कियां थीं और हमारे साथ 2 बच्चे थे। हमारी एक कजिन जो ज़रा बड़ी थी धीरे से बोली, देखो किसी पर यह जाहिर ना हो कि हम अकेले हैं। मैं पर्स में देखती हूँ शायद। फिर जो कुछ पर्स में था उन्होंने झाड़ झूड़ कर कंडक्टर के हवाले कर दिया। सारे स्वेटर उनके पास चले गए थे। बैग और दुल्हन वाला सूटकेस हमारे पास रह गया था। बच्चे सर्दी से ठिठुर रहे थे। कंडक्टर ने अपने कंधे पर पड़ी चादर उतारकर हमें दे दी। अब समझ में नहीं आ रहा था कि जाएं तो कहाँ। हमें तो ये तक मालूम नहीं था कि हीराबाद कहाँ है या उनका घर। हमने कभी बंद रोड तक भी अकेले सफ़र नहीं किया था और अब बड़ी शान से 5 अकेली लड़कियां हैदराबाद जा रही थीं। जो जो अंधेरा पड़ रहा था हमारे दिल बैठते जा रहे थे। अपने पीछे बैठी हुई एक औरत से हमने कहा कि हीराबाद आए तो हमें बता देना। वो न जाने कौन सी जगह थी जहां हमें उस औरत ने उतरवा दिया। उसने कहा कि हीराबाद आ गया तो हम सब जल्दी से उतर गए। अब हम सोच रहे थे कि कोई तो हमें ढूंढता हुआ आएगा। जो भी बस गुजरती हम उसमें झांक कर देखते, मगर कोई नहीं होता। अंधेरा गहरा हो रहा था। राह चलते लोग हमें अजीब अजीब नज़रों से देख रहे थे। दिल उछलकर हलक में आ रहे थे, मगर दिखावे के लिए हम बहादुर बने खड़े थे। सड़क पर रोशनी का कोई इंतज़ाम नहीं था, क्योंकि ये बस स्टॉप भी नहीं था। वहाँ सिर्फ एक मेडिकल स्टोर था जिसकी वजह से कुछ रोशनी हो रही थी। इतने में वही औरत जो शायद आगे जाकर उतर गई थी 3-4 हट्टे कट्टे आदमियों के साथ आती दिखाई दी। शायद बस में वो हमारी बातें सुन चुकी थी। उन्हें अपनी तरफ आता देखकर डर के मारे हमारा बुरा हाल हो गया। साहिरा बाजी बोली, सूटकेस यहीं छोड़ दो और जल्दी से मेडिकल स्टोर में घुस जाओ। अभी हम कुछ कदम ही चले थे कि वही जीप हमारे करीब आकर रुकी। हम डर से पीछे हट गए। ड्राइविंग सीट पर वही शख्स बैठा था जिसने हमें होटल तक पहुंचाया था। जल्दी से जीप में बैठ जाओ, उन लोगों की नीयत ठीक नहीं है, वो हमसे बोला। हमने सूटकेस घसीटा और जल्दी जल्दी जीप पर चढ़ गए। वो औरत और उसके साथी दूर खड़े हमें घूरते रहे। आप लोग एक दूसरे से बिछड़ गए हैं ना? जीप स्टार्ट करते हुए उस शख्स ने कहा। कोई बात नहीं, मैं पहुंचा दूंगा। सायरा बाजी बोली, मगर भाई
हमें तो उनके घर का पता तक नहीं मालूम। आप नाम बता दीजिए। हमने उसे नाम बताया और पूछा, आप यहाँ कैसे पहुँच गए? आप तो हमें होटल तक छोड़कर वापस चले गए थे। मुझे पता चल गया था कि मेरे मुर्शिद के घर वाले मुसीबत में हैं। खुदा का शुक्र है कि मैं सही वक्त पर पहुँच गया, वरना उस औरत की नीयत अच्छी नहीं थी। जभी तो उसने गलत जगह उतरवा दिया। नईमा बोली, आपको कैसे पता चला कि हम मुसीबत में हैं? वो मैंने अंदाज़ा लगाया था, यूं ही। उसने गोल मोल सा जवाब दिया। तब मैंने वो बात पूछ ली जो बड़ी देर से मुझे खटक रही थी, कि जब आप दोपहर को मिले थे उस वक्त भी आपके कपड़े गीले थे, अब भी गीले हैं। क्या आपको सर्दी नहीं लगती कि हल्का सा स्वेटर तक नहीं पहना? उस शख्स ने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया, चुपचाप जीप ड्राइव करता रहा। मेरे सवाल करने पर उसने बस एक नज़र मेरी तरफ देखा था। उसकी नज़रों में जाने क्या था कि मैं एकदम चुप हो गई, फिर बोलने की हिम्मत ही नहीं हुई। खुदा खुदा करके सफ़र ख़त्म हुआ। उसने एक घर के सामने जीप रोक ली और हमसे कहा, सैयद साहब से कहना मुराद को बड़ी तमन्ना थी कि सैयद साहब के किसी काम आता, सो वो पूरी हो गई। उनसे मेरा बहुत बहुत सलाम कहना। इतनी देर में हम सब जीप से उतर चुके थे। हमारे उतरते ही जीप तेज़ी से आगे बढ़ गई। हम घर में दाखिल हुए तो वहाँ कोहराम मचा हुआ था हमारे गुम हो जाने पर, क्योंकि बाकी सब लोग पहुँच चुके थे। खैर, ये तो लंबी दास्तान हो जाएगी अगर ये बताया जाए कि बाद में क्या क्या हुआ। बहरहाल 2 दिन हैदराबाद रहकर हम वापस अपने घर आ गए। सारी दास्तान में मुराद का जिक्र भी आया। ममानी और अम्मी उसे दुआएं देते नहीं थकती थीं। जब नाना को इस घटना के बारे में पता चला तो पूछने लगे, ज़रा हुलिया तो बताना उसका। भाईजान ने हुलिया बताया तो मामू चौंक कर खड़े हो गए और बोले, अब्बा जी, इन लोगों का दिमाग ख़राब हो गया है। भला मुराद इनकी मदद को कैसे आ सकता है? नाना ने उन्हें आंख के इशारे से मना किया कि चुप हो जाओ, बच्चों के सामने मत बोलो। मगर हम लोगों ने देख लिया और पीछे पड़ गए कि नहीं नाना, बताइए असल बात क्या है। बात क्या होगी, इस हुलिये और नाम का सिर्फ एक आदमी था अब्बा जी के मुरीदों में, और वो कब का लमिया के यहाँ पहुँच चुका है। तुम लोगों को कोई और मिला होगा। मामू हमारी बातों पर यकीन करने पर तैयार नहीं थे, मगर जब अम्मी और ममानी ने यकीन दिलाया और वो बातें बताई जो नाना के लिए उसने कही थी, तो मामू को यकीन करना पड़ा। फिर हमारे बहुत कहने पर मामू ने बताया कि मुराद बहुत अच्छा लड़का था, अब्बा जी के ख़ास अक़ीदतमंदों में से था। वो अपने गांव की एक लड़की को पसंद करता था। उसका एक दोस्त भी था, वो भी उसी लड़की को पसंद करता था। मुराद के दोस्त बशीर को मालूम था कि मुराद के होते वो लड़की उसे नहीं मिल सकती, क्योंकि बशीर कोई अच्छा आदमी नहीं था। अगर मुराद को मालूम होता तो अपने दोस्त की खातिर वो उस लड़की को छोड़ देता। मगर जो लोग बुरे होते हैं वो हमेशा ओछी चालें ही चलते हैं। आज से 2 साल पहले ठीक उसी दिन, जिस दिन वो तुम लोगों को मिला था, उसकी मंगनी थी। बशीर ने किसी के ज़रिए उसे जहर खिलवा दिया। वो बेचारा अपनी मंगनी की खुशी की मिठाई अपने उस दोस्त नुमा दुश्मन को देने जा रहा था कि रास्ते ही में उसने दम तोड़ दिया। शायद ये वही रास्ता था जहां वो तुम लोगों को मिला था। मैंने खबर मिलने पर खुद उसे उसकी जीप से निकाला था। फिर कफन दफन तक मैं शरीक रहा। अब तुम लोग कहते हो कि उसने तुम्हारी मदद की है। समझ में नहीं आती ये बात। मामू से ये सुनकर हमारे तो रोंगटे खड़े हो गए। ये सोच ही हमारे लिए डरा देने वाली थी कि हमने एक आत्मा के साथ सफ़र किया था, उससे बातें की थी। अचानक मुझे एक बात याद आ गई। मैंने पूछा, मामू, उन दिनों कौन सा मौसम था? बारिश का मौसम था, मामू ने जवाब दिया।
जाने कितनी देर तक उसकी लाश भीगती रही होगी। मेरी आंखों में वो मंजर घूम गया, उसकी सर्द सी आंखें, भीगा हुआ जिस्म। तो क्या तो क्या हमने एक मुर्दे के साथ सफ़र किया था? मैंने कपकपाती आवाज़ में पूछा। नहीं बेटे, नाना जान बोले, ऐसे लोग मरा नहीं करते। वो बहुत अच्छा इंसान था, इतना अच्छा कि उसने मुझे याद रखा और तुम लोगों की मदद को आ पहुंचा, वरना वो औरत। चलो उसके लिए दुआ करो। हम सब ने दुआ के लिए हाथ उठा दिए। नाना जान की आंखों में तारे से चमकने लगे थे। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार कीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर कहानी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया।